नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत एवं अभिनंदन। तो हम लोगों ने लॉजिक वाले टॉपिक को ख़त्म कर लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेट थियरी। और सेट थियरी में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि सेट क्या होता है, सेट को कैसे डिनोट किया जाता है, उसके एलिमेंट को कैसे डिनोट किया जाता है। इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये सारी चीज़ें आप लोग इंटर में भी पढ़ी होंगी और 11th में भी पढ़ी होंगी, लेकिन यहाँ पर कुछ डिफिनीशन को अच्छे से समझेंगे। जो वहाँ पे डिफिनीशन को नहीं समझ पाए थे इंटर में, यहाँ पर अच्छे से समझ लेंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपनी हेडिंग लगाएंगे। पहले हेडिंग कि सेट क्या होता है। क्लियर? तो हेडिंग लगाइए कि सेट। और सेट में सबसे पहले डिफिनीशन लिखिए और डिफिनीशन को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इंटर लेवल पे उतने अच्छे से समझाया नहीं जाता है सेट के डिफिनीशन को। तो चलिए लिखिए सेट अ वेल डिफाइंड अ वेल अ वेल डिफाइंड अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंग डिस्टिंग object object is called set is called set। तो डिफिनीशन को लिखिए और इसको समझिए। कह रहा है कि अ वेल डिफाइंड, जहां पर वेल डिफाइंड है उसको अंडरलाइन करिएगा। कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट, इस वर्ड को भी अंडरलाइन करिएगा। ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अब बात आती है कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, किस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कि वो वेल डिफाइंड है। जैसे कि हमें सेट बनाना है तो कह रहा है कलेक्शन किसका लेना है, वेल डिफाइंड। कलेक्शन माने ग्रुप। ठीक, ग्रुप बनाना है। जैसे कि मान लीजिए किसी टोकरी में सेब रख दिए गए हैं और आपसे कहा जा रहा है कुछ टोकरी में जो भी पके हुए सेब हैं उसको निकाल लीजिए। तो आप जो जो पके सेब रहेंगे उसको निकाल के एक साइड करेंगे। तो जो पके हुए सेब को आपने चुना और एक जगह रखकर उसका ग्रुप बनाया, उसी को हम लोग कहेंगे कलेक्शन। तो कह रहा है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन। और जो कलेक्शन है उसको वेल डिफाइंड कब कहेंगे, तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो वेल डिफाइंड का मतलब है कि जैसे कोई भी चीज हमारे लिए सही है तो आपके लिए भी सही होनी चाहिए और दूसरे के लिए भी सही होनी चाहिए। यानी इस यूनिवर्स में अगर एक व्यक्ति के लिए वो चीज़ सही है तो दूसरे के लिए भी सही होनी चाहिए। अगर किसी एक व्यक्ति पर्सन के लिए भी ये वो सही नहीं है तो वेल डिफाइंड नहीं कहा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए। एग्जाम्पल एग्जाम्पल जैसे हम कहें सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या। तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या होती है बताइए? नेचुरल नंबर। सबसे लीस्ट, सबसे छोटा नेचुरल नंबर तो हम कहेंगे वन। तो जो ये वन है, जैसे ही कहा वन, यानी कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर हमारा क्या है? वन। तो ये क्या है? हमारा एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। क्लियर? और नेचुरल नंबर में क्या है? सबसे छोटा नेचुरल नंबर है। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है तो हम वन बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है तो आप भी वन ही बताएंगे। अगर आप अमेरिका में जाके किसी से पूछेंगे कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है तो भी वन ही बताएगा। या आप चले जाइए पाकिस्तान में, वहां भी पूछेंगे कि नेचुरल नंबर क्या है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर, तो भी क्या बताएगा? वन ही बताएगा। यानी इस पृथ्वी पे जो भी व्यक्ति है और उसने मैथमेटिक्स पढ़ रखी है तो उनसे अगर पूछेंगे कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर, उसे नेचुरल नंबर के बारे में अगर जानकारी है तो जरूर बताएगा कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है? वन है। यानी सभी पर्सन के लिए क्या है? वन ही। यानी कि अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग नहीं हो रहा है। तो यानी कि क्या है? वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड कहने का मतलब यूनिक। यूनिक इन द सेंस किसी सभी पर्सन के लिए वो चीज क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। यानी अदर अदर पर्सन के लिए वो वेरी नहीं करना चाहिए। इसका मतलब हुआ वेल डिफाइंड का। और जैसे अगर कह दिया जाए जिस क्लास में आप बैठे हैं उसमें कह दिया जाए सबसे अच्छे विद्यार्थी का कलेक्शन, यानी कि उसमें सबसे अच्छा जो विद्यार्थी है उसका कलेक्शन। अगर आपसे कहा जाए बनाने के लिए तो आप शायद किसी और को बना लें। मान लीजिए आपसे कहा गया कि आप जो जिस क्लास में आप हैं उनमें सबसे अच्छे स्टूडेंट का कलेक्शन बनाइए, तो आप हो सकता है ए को बना लें, बी को बना लें, नाम ऐसे ही ले ले रहे हैं, सी एंड डी को बना लिए। अगर किसी और से कहा गया बनाने के लिए तो उसने कहा कि हम बनाएंगे एक्स वाई जेड पी। किसी और से कहा गया, उन्होंने कहा कि हम वन टू थ्री फोर, इस तरीके से हमने नाम दे दिया। तो आप देख रहे हैं अलग अलग व्यक्तियों के लिए जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग अलग वेरी हो सकता है। हो सकता है आपका जो प्रिय मित्र हो आप उसे अच्छा मान ले, दूसरे के लिए जो मान लीजिए आपसे थोड़ा आपका नहीं बनता है, थोड़ा सा 36 का आंकड़ा रहता है, आप उसे अपने अच्छे स्टूडेंट में ना ले। हो सकता है जब उससे कहा जाए तो वो अपना अलग बनाए, दूसरे से कहा जाए तो वो अपना अलग बनाए। तो ये सारी सारी चीजें क्या होंगी? वेल डिफाइंड नहीं होंगी अच्छे के सेंस में। यानी गुडनेस जो है हमारा, गुडनेस वो वेल डिफाइंड नहीं है। क्लियर? समझ में आया? फिर अगर किसी से कहा जाए कि सबसे स्मार्ट लड़कों का समूह, तो सबसे स्मार्ट अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होगा। अगर किसी की माता से कहा जाए तो उसका लड़का सबसे ज्यादा स्मार्ट होगा उनकी नजर में। ऐसा होता है कि जो मम्मी होती है अपने लड़के को सबसे ज्यादा
अब उनका लड़का उनको सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। तो इस वजह से अगर वो स्मार्ट, अगर उनसे पूछा जाए तो अपने लड़के को बताएँगे, बाकी अलग लोगों से पूछा जाए तो वो अलग-अलग चीज़ें बताएँगे। यानी कि अलग-अलग पर्सन पे अलग-अलग डिपेंड करता है। तो जो चीज़ें अलग-अलग पर्सन पे अलग-अलग डिपेंड करती हैं तो वो वेल डिफाइंड नहीं कहा जाता। क्लियर? बातें समझ में आ गई सभी को? चलिए। और साथ ही साथ में वेल डिफाइंड का मतलब ये भी है कि किसी भी कलेक्शन, जो हम लोग कलेक्शन बना रहे हैं, मान लीजिए एक हमने कलेक्शन बनाया और हम कलेक्शन हमने बनाया तो कोई भी ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा, वेल डिफाइंड का ये भी मतलब है। ठीक, जैसे मान लीजिए हमने कहा ये टोकरी है, ये टोकरी है। अब मान लीजिए इसी में नंबर हम कुछ रख रहे हैं, कुछ चूज करके हमने कलेक्शन रखा। ठीक, बात को समझिए। मान लीजिए हमने एक कलेक्शन बनाया जिसका नाम दे दिया ए। ए कलेक्शन क्या है? ए कलेक्शन है। इसमें क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी 9 से छोटे 8 10 से छोटे सभी हमने प्राकृतिक संख्या इस कलेक्शन में रख लिए। तो कलेक्शन जो वेल डिफाइंड है वो बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक, उस कलेक्शन में। यानी हम ये तय करने में निश्चित हो सकें कि कोई भी चीज इस कलेक्शन में आ रही है कि नहीं, यानी हम बता सकें कि वो इसमें है या नहीं है। ठीक, यानी जैसे हम पूछें कि 10, जो 10 है इस कलेक्शन में है कि नहीं, तो आप क्लियरली देख कर बता सकते हैं कि जो हमारा 10 है इस कलेक्शन में नहीं। अभी हम बताएंगे कैसे इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाएगा कि 10 हमारा ए में है कि नहीं। क्लियर? तो हम यहाँ से क्लियरली बता पा रहे हैं कि जो हमारा 10 है वो इसमें है कि नहीं। किसी भी पर्सन से पूछा जाए, अगर यही बना के दे दिया जाए कि 10 इस कलेक्शन में आता है कि नहीं, तो कहेगा कि नहीं आएगा। यानी आपसे भी पूछा जाएगा तो आप भी बताएंगे कि 10 जो है हमारा इस कलेक्शन में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है सभी बातें? अगर पूछ लिया जाए यहीं पर 5 जो है हमारा, वो 5 इस कलेक्शन में आ रहा है कि नहीं, तो आप कहेंगे आ रहा है। और किसी से और से भी पूछा जाए यही बना कर देके कि ये कलेक्शन हमारा ए है, तो बताइए 5 हमारा इस कलेक्शन में आ रहा है कि नहीं, तो आप बता सकते हैं। यानी किसी भी एलिमेंट को क्लियरली बता पाना कि वो इस कलेक्शन में है या नहीं, वेल डिफाइंड का ये भी मतलब होता है। ठीक, तो यानी हमें क्लियरली बता पाए कि कोई भी एलिमेंट उस कलेक्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इतनी बातें सबको समझ में आ गई? चलिए अब यही नोट पॉइंट करके लिखेंगे। तो वेल डिफाइंड का मतलब आप लोगों को समझ में आया। और यहाँ पर डिस्टिंक्ट कहने का मतलब सारे एलिमेंट अलग अलग होने चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने कलेक्शन बनाया और आपने लिख लिया 1 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7, तो जो भी कलेक्शन बनाएंगे उसमें रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट कहने का मतलब अलग, वो सेम नहीं होने चाहिए। जैसे 1 और 1 क्या है हमारा? सेम है, तो इसमें से इनको नहीं रखेंगे, केवल एक ही को रखेंगे। ठीक, तो ये 3 थे तो यहाँ पर 1 कर लेंगे। जैसे 2 2 बार है, इसको हटाएंगे। जो भी सेम होंगे उनको हटाना पड़ेगा, उसको एक ही बार रखना है। ठीक, 4 5 6 7 इस तरीके से। क्लियर? तो डिस्टिंक्ट का मतलब आप समझ गए, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, दोनों सेम ना। तो ये हुआ वेल डिफाइंड का। आप लोग इंटर में कितना समझे थे सेट को, आप लोग कमेंट में बताइएगा, और यहाँ कितना समझ में आया इसको भी बताइएगा। चलिए अगला लिखिए नोट पॉइंट इसी में करके। नोट पॉइंट सारी चीजें लिख लेंगे, इसी से रिलेटेड है सारी जो चीजें हमने अभी समझाई है उसी को लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे बाय वर्ड, बाय द वर्ड, बाय द वर्ड, बाय द वर्ड वेल डिफाइंड। वेल, इसको इन्वर्टेड काम करिएगा, वेल डिफाइंड, बाय द वर्ड वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड, बी मीन्स, इसका क्या मतलब है उसको लिख रहे हैं। बी मीन, बी मीन देयर इज नो कंफ्यूजन, देयर इज नो कंफ्यूजन, there is no confusion regarding including, regarding inclusion, regarding inclusion, inclusion or exclusion, exclusion of objects, of objects। ठीक, जो हमने भी बताया था किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली बता पाए कि वो इस सेट में आ रहा है कि नहीं, तो वही कह रहा है नो कंफ्यूजन, हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वो इस सेट में आ रहा है कि नहीं, रिगार्डिंग इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। जैसे हमने भी बनाया था एक सेट और उसमें पूछा था कि 5 इस सेट में आ रहा है कि नहीं, तो आप क्लियरली बता पा रहे थे कि वो इस कलेक्शन में आ रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंफ्यूजन हो कि इसमें आ रहा है कि नहीं। जैसे हमने कहा था कि स्मार्ट व्यक्तियों का समूह, तो जैसे ये स्मार्ट व्यक्ति अगर बात करेंगे इस कलेक्शन में आएगा कि नहीं, तो अलग अलग पर्सन से पूछा जाएगा तो स्मार्ट व्यक्ति इस कलेक्शन में आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, यानी कि वहां पर कंफ्यूजन होने लगेगा। अलग व्यक्ति के लिए अलग व्यक्ति आएंगे, अलग व्यक्ति के लिए अलग आएंगे, तो जहां पर कंफ्यूजन ना हो, क्लियर है बात हो, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? वेल डिफाइंड। तो वही वेल डिफाइंड की मीनिंग हम लोग यहाँ पर लिख लिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट को उस सेट में है या नहीं है, ये बताने में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वेल डिफाइंड का यही मतलब है। फर्स्ट था हमारा ये नोट में। एंड नोट नंबर सेकंड लिखिए, नोट नंबर सेकंड लिखिए, अ सेट
और कलेक्शन, सेट को ही क्या कहते हैं हम लोग, कलेक्शन भी कहते हैं। और कलेक्शन, सेट और कलेक्शन, सेट और कलेक्शन इज जनरली denoted by is denoted by capital letter, capital letters, capital letters, namely A, B, C, X, Y, Z, नेमली एक्स वाई जेड। यानी कि हम लोग सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इंग्लिश के जो हमारा अल्फा, कैपिटल अल्फा लेटर होता है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। और सेट और कलेक्शन इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, जिसको हम कह रहे हैं नेमली, कहने का मतलब हम नाम दे रहे हैं ए बी सी एक्स वाई जेड, डॉट डॉट करके कर लीजिएगा, एटसेट्रा। और भी हो सकते हैं, आप कुछ नाम दे दे, कैपिटल पी, कैपिटल क्यू, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक। तो किस तरीके से हम लोग उसको डिनोट करेंगे, किसी भी कलेक्शन को दिखाना पड़ेगा ना मैथमेटिक्स में, किस तरीके से डिनोट कर रहे हैं। किसी का नाम देंगे, जैसे आपका नाम कुछ होगा, तो आपको, जैसे आपका जन्म हुआ होगा, तो आपको बुलाने के लिए कोई ना कोई नोटेशन देना पड़ेगा। तो एक्स वाई जेड, तो आपका कोई भी नाम होगा, तो जो आपका नाम होगा मान लीजिए वही नोटेशन है। तो इसी प्रकार सेट को कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा, तब तो पता लगेगा वो क्या है। तो उसको ए बी सी एक्स वाई जेड से जनरली हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो थर्ड लिखिए इसी में, थर्ड, the object of the set the object of the set called the object of the set collected in the set or collection is denoted by small letters, namely small x, small y, small z, a b c, डॉट डॉट करके एटसेट्रा। यानी जो हमारा क्या है, जो सेट के एलिमेंट्स होंगे, यानी जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग कलेक्ट कर रहे थे, उसको क्या नाम देंगे, उन सभी को हम लोग नाम देंगे स्मॉल लेटर, इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से, और उसको नाम देंगे स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड, ए बी सी, कुछ भी आप लोग नाम दे सकते हैं, पी क्यू आर, जो भी आप नाम देना चाहिए। क्लियर है बातें? तो इसको लिख लीजिए थर्ड नंबर। बातें समझ में आ गई सभी को? चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। तो इतना नोट करिए, 3 पॉइंट्स। सेट में सबसे पहले हमने क्या सीखा कि सेट में किसी भी ऑब्जेक्ट को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड उस सेट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल लेटर से। और साथ साथ में हमने ये भी कहा कि किसी भी सेट को कलेक्शन के सेट में कोई भी एलिमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हमने पढ़ा क्या, तो वेल डिफाइंड का रियल मीनिंग क्या है, और साथ में डिस्टिंक्ट का मतलब भी समझा कि किसी भी सेट में एक से अधिक, मतलब एक ही एलिमेंट 2 बार रिपीट नहीं हो सकता। क्लियर है बातें? तो यहाँ तक हो गई होगी सबकी बातें, मिटा दें। चलिए आराम से पढ़ेंगे हम लोग सारी चीजें। अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो आपको बताना है, एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, आपको बताना है कि वो सेट है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए और बताइए कि वो क्या है हमारा, कि सेट है कि नहीं। लिखिए लेट हमने मान लिया x इक्वल टू, हमने सेट को किससे रिप्रेजेंट किया, x से। अभी ये कलेक्शन है और आपको बताना है कि ये जो कलेक्शन है वो क्या है, सेट है कि नहीं। तो लिखिए द कलेक्शन जो हमने डिफिनीशन बताया है उसके आधार पर आप लोगों को बताएं, द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेटर्स इन इंडिया। तो इसका कलेक्शन बताइए, ये जो कलेक्शन आपका है वो वेल डिफाइंड है कि नहीं। अगर यही जो हमारा कलेक्शन है अगर वेल डिफाइन होगा, तो जो हमारा एक्स होगा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको देखकर बताइए कि ये क्या हमारा वेल डिफाइंड है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि गुड क्रिकेटर्स कौन है,
अच्छे क्रिकेटर्स कौन है। तो आपसे पूछा जाए, शायद आप अलग अलग नाम लें, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, हम ऐसे ही बता दे रहे हैं रेंडमली कि जैसे आपने नाम लिया ए बी, एलिमेंट को भी स्मॉल लेटर से लिखेंगे तो आप मान लीजिए ए कह दीजिए, बी कह दीजिए, सी। किसी ने ए बी सी कहा कि हम कलेक्शन में ए बी सी को रखेंगे, किसी ने कहा नहीं हम ए बी सी को नहीं रखेंगे, हम रखेंगे एक्स वाई जेड को रखेंगे इस कलेक्शन में। किसी और से पूछा गया तो किसी ने कहा कि नहीं हम कलेक्शन को ऐसे रखेंगे 1 2 3 करके। मतलब कि अच्छे यहाँ पर नोटेशन है, नंबर में समझ लीजिएगा, ये नाम दे रहे हैं किसी भी क्रिकेटर का। तो अलग अलग पर्सन के लिए अच्छे क्रिकेटर्स अलग अलग हो सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि क्रिकेटर्स इंडिया में बहुत से हैं, तो अलग अलग व्यक्तियों से पूछा जाएगा तो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक। और जैसे वेल डिफाइंड का हमने मतलब कहा कि अगर आज हम वेल डिफाइंड मतलब कोई भी कलेक्शन ले रहे हैं, अगर इस टाइम पे पूछ रहे हैं, जिस टाइम अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इस टाइम पे पूछा जाए या आज से 1000 साल बाद भी पूछा जाए वो क्वेश्चन, तो उस व्यक्ति के लिए सेम ही हो जाना चाहिए, या 1000 साल पहले पूछा गया हो क्वेश्चन तो जो हम आंसर दे रहे हैं वही उस टाइम के व्यक्ति द्वारा दिया जाना चाहिए। जैसे क्रिकेटर आज के टाइम पे किसी के लिए अच्छा क्रिकेटर कोई और हो सकता है, 10 साल पहले चला जाएंगे तो किसी के लिए क्रिकेटर अच्छे क्रिकेटर कोई और हो सकता है। यानी आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, पर्सन डिपेंडेंट हो रहा है, यानी पर्सन टू पर्सन क्या कर रहा है, वेरी हो रहा है। यानी कि जो हमारा गुडनेस है, अभी हमने बताया था कि जो हमारा गुडनेस है वो वेल डिफाइंड नहीं है। इसी को कैसे लिखेंगे आंसर में, उसका आंसर लिख लीजिए यहाँ पे। तो लिखेंगे दिस कलेक्शन, आंसर करके लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिखेंगे दिस कलेक्शन, दिस कलेक्शन। हालांकि ये सब पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, लेकिन आपको पता रहना चाहिए, दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, इज नॉट वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड बिकॉज, क्यों वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हमारा जो गुडनेस है वो भी डिफाइंड नहीं है। बिकॉज, रीजन लिखेंगे बिकॉज, इसको अंडरलाइन करिएगा बिकॉज को, बिकॉज द डेफिनेशन, द डेफिनेशन, because the definition of goodness, goodness, goodness is person dependent, person dependent, is person dependent। so इसीलिए जो हमारा यक्स है वो क्या होगा, सेट नहीं होगा, यक्स इज नॉट सेट, नॉट सेट। कलेक्शन तो है, सॉरी ग्रुप है, कलेक्शन भी कर सकते हैं लेकिन वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो क्या है हमारा, सेट नहीं है। बातें समझ में आई, तो इसका आंसर लिख लीजिए। एंड दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए और उसको समझेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमारा, लेट x इक्वल टू, हमने माना x हमारा क्या है, द कलेक्शन ऑफ, द कलेक्शन ऑफ, द कलेक्शन ऑफ दोज क्रिकेटर्स, दोज क्रिकेटर्स, दोज क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया whose average, whose average, whose average is greater than, whose average is greater than, whose average is greater than, जिसको नहीं दिख रहा होगा यहाँ से लिख लीजिए, whose greater than, greater than, whose average is greater than or equal to, or are equal to, greater than or equal to कितना होना चाहिए, मान ले रहे हैं 40, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। तब ये बताइए कि ये वाला जो हमारा क्या है, जो कलेक्शन है एक वेल डिफाइंड है कि नहीं, इस बात को समझिए, ठीक। तो सबसे पहले आप लोग खुद बताइए इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है कि इंडिया में जितने भी क्रिकेटर्स हैं, यानी क्या कहा जाता है, द कलेक्शन ऑफ दोज क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के जो क्रिकेटर्स हैं, हुज क्रिकेटर्स, उन क्रिकेटर्स को लेना है जिनका एवरेज इज ग्रेटर देन, एवरेज कहने का मतलब उनका रनिंग में जो एवरेज है, देन 40 और या उसके इक्वल हो, यानी उनका जो रन हो, जो बनाए हो, या तो 40 बनाए हो या 40 से ग्रेटर देन हो, 40 से अधिक हो। तो 40 उनका एवरेज कम से कम 40 होना चाहिए या 40 से अधिक हो। तो बहुत सारे ऐसे आपको क्रिकेटर मिल जाएंगे जिनका क्या होगा, उन सभी क्रिकेटर्स को रखना है उन कलेक्शन में जिनका एवरेज कम से कम 40 हो रन रेट या उससे अधिक हो। तो आपसे पूछा जाएगा तो आप भी निकाल लेंगे उन क्रिकेटर्स का नाम, देखेंगे किनका किनका 40 से अधिक है, तो वहाँ से आप छाट लेंगे सारे क्रिकेटर्स को। और किसी और से भी पूछा जाएगा तो भी अलग अलग क्रिकेटर्स को छाट लेगा जो 40 से अधिक होंगे। क्लियर है बातें सबको। तो सभी व्यक्ति क्या करेंगे, उस कलेक्शन को इजिली छाट सकते हैं। तो यानी कि जो हमारा ये क्या है, वेल डिफाइंड है, तो यानी कि जो हमारा हो जाएगा सेट हो जाएगा। तो यहाँ से लिख लेंगे दिस कलेक्शन, आंसर लिखेंगे इसका कि दिस कलेक्शन, this collection, this collection is well defined, is well defined, defined, therefore इसीलिए, therefore इसीलिए जो x is a set, तो हमारा क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, हमारा एक सेट बन जाएगा। क्लियर है बातें सबको, समझ में आ रही है। तो यानी जो हमारा कलेक्शन ऑफ
क्रिकेटर्स है जिनका एवरेज क्या है 40 या 40 से अधिक है, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, सेट में आ जाएंगे। क्लियर? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो गया था छांटने में? क्रिकेटर जिनका एवरेज 40 रन हो या 40 से अधिक हो, छांट लेंगे ना इजिली? तो ठीक है, तो यहाँ मिटाते हैं आप। किसी को ना समझ में आई हो बातें तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि नहीं समझ में आया कौन सा क्वेश्चन, इसलिए नंबरिंग दे दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। तो आप अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग मैसेज करिएगा, कमेंट करेंगे तो इसको अगले लेक्चर में फिर से एक बार डिस्कस कर लिया जाएगा कि ये क्या था, कलेक्शन था कि नहीं, और इसको और थोड़े से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो आप लोगों ने सीख लिया कि सेट क्या होता है एंड डिफिनेशन भी देखा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन करेंगे जितने क्वेश्चन हो सकेंगे ताकि आप लोगों को वेल डिफाइंड का मतलब, अच्छे से सेट का मतलब समझ में आए। तो अगला लिखिए लेट ए। अब इस बार हम क्या ले रहे हैं, ए। नाम हम बदलते रहेंगे ताकि आप लोग अलग अलग नाम से भी परिचित रहें। ऐसा नहीं हमने एक बार एक्स ले लिया तो बार बार एक्स लेंगे। तो हमने लिया लेट ए इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट in this class। अब बताइए, मान लीजिए जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं उस क्लास में जो भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं उनका कलेक्शन अगर बनाने को कहा कर दिया जाए किसी भी व्यक्ति से, तो बताइए वो वेल डिफाइंड कलेक्शन कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा, इस बात को आप लोगों से डिस्कस करनी है। तो बताइए वो वेल डिफाइंड होगा कि नहीं। मान लीजिए आप ही की क्लास है बीएससी फर्स्ट ईयर की, और कह दिया जाए कि आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं 100 हों या 200 हों या 50 हों, उन्हीं स्टूडेंट्स में आपको छांटना है कि जो हमारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं उनका कलेक्शन बनाना। तो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग बनेगा इंटेलिजेंट्स। हो सकता है किसी और की नज़र में कोई और इंटेलिजेंट हो, किसी और की नज़र में कोई और इंटेलिजेंट। मान लीजिए आपसे कहा गया बनाने के लिए, तो आपकी नज़र में आपका दोस्त सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा? नहीं। ज़्यादातर देखेंगे कि अगर आप इंटेलिजेंट की बात की जाएगी तो किसी से कहा जाएगा तो अपने दोस्त को इंटेलिजेंट की कैटेगरी में नहीं रखता है ज़्यादातर, मजाक में ही शायद, लेकिन नहीं रखेगा वो इंटेलिजेंट की कैटेगरी में, कहेगा ये सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ है। हालांकि उन दोनों की कनेक्शन सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है और फ्री भी एक दूसरे से रहते हैं, लेकिन मजाक में ही उसको इंटेलिजेंट की कैटेगरी में नहीं रखेगा। मान लीजिए आपके स्टूडेंट में हम नाम दे दे रहे हैं यहाँ पर कुछ ऐसे ही ABCDE XYZ, मान लीजिए ये सारे सारे स्टूडेंट्स हैं और आपसे छांटने को कहा गया, मान लीजिए राम से छांटने को कहा गया, तो उन्होंने छाटा जो व्यक्ति थे, कलेक्शन बनाने को कहा गया तो इन्होंने बनाया इंटेलिजेंट स्टूडेंट का। उन्होंने कहा ए को हम मानेंगे इंटेलिजेंट है, डी को मानेंगे इंटेलिजेंट है एंड जेड को मानेंगे हम इंटेलिजेंट है। वहीं फिर कहा गया नीरज जी से, तो नीरज जी ने कहा कि हम अलग व्यक्ति को मानेंगे इंटेलिजेंट। उन्होंने कहा हम ई को मानेंगे इंटेलिजेंट एंड बी को मानेंगे इंटेलिजेंट एंड सी को मानेंगे इंटेलिजेंट एंड जेड को मानेंगे इंटेलिजेंट। हो सकता है दोनों में कॉमन आ जाए एक व्यक्ति, लेकिन जरूरी थोड़ी है सारे कलेक्शन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और किसी और से कहा गया, मान लीजिए कहा गया रोहन से, तो रोहन जी ने कहा कि हम अलग कलेक्शन बनाएंगे। उन्होंने कहा हम सी बनाएंगे, डी बनाएंगे एंड वाई बनाएंगे। तो देख रहे हैं कि अलग अलग पर्सन के लिए हमारा कलेक्शन अलग अलग बन रहा है। किसके लिए? इंटेलिजेंट ठीक, इंटेलिजेंट स्टूडेंट के लिए। क्लियर? अगर किसी की महिला मित्र होगी, तो अगर कोई लड़का बना रहा है तो उसके लिए वो महिला मित्र जो उनकी होगी वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी, उनको इंटेलिजेंट की कैटेगरी में रखेगा वो व्यक्ति। अगर नहीं रखेगा तो हो सकता है उनके बीच का जो रिलेशन है वो थोड़ा गड़बड़ हो जाए, तो इस वजह से वो अपने महिला मित्र को अपने इंटेलिजेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं। और ऐसे ही अगर उनकी महिला मित्र उनका बनाएंगे कलेक्शन तो उनको इंटेलिजेंट की कैटेगरी में रखेंगे। इतनी बातें आप सबको समझ में आ रही है। अगर नहीं रखेंगे तो उनका रिश्ता बिगड़ सकता है, हो सकता है बाद में, उस समय ना बिगड़े लेकिन बाहर उनसे कहा जाएगा। क्लियर है बातें? तो समझ सकते हैं इस तरीके से आप लोग एग्जाम्पल के रूप में। तो यहाँ पर क्या है, ये जो इंटेलिजेंट शब्द है, वर्ड है, ये क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। क्लियर बात है? तो इसी को आंसर के रूप में लिखेंगे हम लोग। तो चलिए आंसर के रूप में लिख लीजिए इसको लिखिए यहाँ से, आंसर के रूप में लिखिए दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज, वही रीजन जो क्रिकेटर में दिए थे हम लोग, बिकॉज क्योंकि इंटेलिजेंट जो है हमारा बिल्ड है, बिकॉज द वर्ड लिख सकते हैं, द वर्ड इंटेलिजेंट या कलेक्शन भी कह सकते हैं, वर्ड भी कह सकते हैं। इंटेलिजेंट इज नॉट वेल डिफाइंड,
वेल डिफाइंड। हेंस या देयरफॉर कह सकते हैं, देयरफॉर इसीलिए जो हमारा सेट क्या है, ए इज नॉट अ सेट। क्लियर रहेगी बातें। तो आपको लिखना भी आना चाहिए प्रॉपर वे में कि कैसे लिखना है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि आपकी कापियाँ जाएंगी टीचर्स के पास, और टीचर्स के पास तो आप गए नहीं है कि वो जानेगा कि आपके अंदर कितनी क्षमता है जानने समझने की, क्योंकि आपके कापी से ही जज किया जाता है कि आप किस तरीके के स्टूडेंट हैं। अगर आप प्रॉपर लिखते हैं तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, तो माना जाता है कि आप अच्छे थे पढ़ने में। अगर कापी आपकी अच्छी नहीं है, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, महारत हासिल किए हों, कि कुछ भी पूछा जाए आप बता ले रहे हैं, और अपनी कापी सादी ही जमा कर दीजिए, तो थोड़ी ना माना जाएगा कि आप इंटेलिजेंट थे। हो सकता है वो व्यक्ति आपसे ना मिला हो सकता है वो टीचर आपसे ना मिले हों, तो नहीं जान पाएंगे, लेकिन मार्क्स आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई बातें। तो आप इन एग्जाम्पल से क्लियर हो गए होंगे कि क्या है हमारा जो है सेट और वेल डिफाइंड के वर्ड से आप लोग परिचित हो गए होंगे कि वेल डिफाइंड का रियल मीनिंग क्या है। ठीक, जो लोग इंटर में समझ गए थे तो बहुत अच्छी बात है, 11th में समझ गए तो और अच्छी बात थी, और अगर नहीं समझे तो यहाँ पर समझ लीजिए, मौका आपको मिला है। चलिए नोट करके लिखिए, नोट पॉइंट। नोट कहाँ तक हो गया था हम लोगों का, 3 तक हो गया था। नोट नंबर अगर आगे आगे बढ़ाइएगा, अगर 3 तक हो गया था तो नोट नंबर 4 से, तो नोट नंबर 4 लिखिएगा। इफ ए इज अ सेट इफ ए इज अ सेट आर कलेक्शन। अब जब भी हम कलेक्शन लिखेंगे तो वेल डिफाइंड कलेक्शन की बात हो रही है, ठीक, ध्यान रखिएगा। आर कलेक्शन एंड x is an object हमने क्या कहा कि जो कैपिटल ए है वो एक सेट है, और जो स्मॉल x है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, कलेक्टेड इन सेट ए, जो कि सेट ए में क्या है, कलेक्टेड है। इन सेट ए देन वी से दैट, तो हम कह सकते हैं देन वी से दैट जो हमारा x है, x इज एन एलिमेंट ऑफ ए। क्लियर, या इन ए कह सकते हैं, ऑफ ए, जो भी कहना चाहें, तो इन ए लिख लीजिए, इन ए। इट इज डिनोटेड बाई, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इट इज डिनोटेड बाई साथ साथ लिखिए, इट इज डिनोटेड बाई x बिलोंग्स टू ए एंड रीड एज, इसी को पढ़ते हैं कैसे, एंड रीड एज ब्रैकेट में लिखिएगा, किस तरीके से पढ़ेंगे इसको, कि x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए। ठीक, इसको नोट करिए, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि हम मान ले रहे हैं कि कोई हमारा क्या है, ए सेट है, और हम कह रहे हैं x क्या है, सेट ए में क्या है, कलेक्टेड है। कलेक्टेड माने उसको रखा गया है, तो x हमारे किस सेट में, सेट ए में। मान लीजिए इस तरीके से हम कोई सेट बना रहे हैं और कह रहे हैं x हमारा इसमें है और ये हमारा क्या है, ए है। तो x ए में है, तो इसको मैथमेटिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, या इसको बोलना हो कि x ए में है, जैसे हिंदी में वर्ड में बोल रहे हैं कि x हमारा किस में है, सेट ए में है। मान लीजिए कोई घर है, किसी की फैमिली है, तो मान लीजिए आप उस घर में रह रहे हैं, तो आपको कहा जाए कि आप इस घर में हैं। ठीक, मान लीजिए घर हो गया, मान लीजिए नाम दे दीजिए कोई घर ए है, और आपका नाम एलिमेंट स्मॉल ए से दे दिया जा रहा है। ठीक, तो कहा जा रहा है कि ए इस घर ए का सदस्य है, तो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए वो अमेरिका में रह रहा है, आपको भेजना है कि भाई साहब ए इस घर में रहते हैं, नोटेशन के रूप में, तो कैसे भेजेंगे, तो इसको बताना होगा। आपने कहा कि ए को हम डिनोट करेंगे जो व्यक्ति है उसको, और घर को हम डिनोट करेंगे कैपिटल ए से। और ये नोटेशन, अगर ए नोटेशन हम, इस नोटेशन को हम कहेंगे, अगर हम ऐसा लगा दें तो इसका मतलब ए इस व्यक्ति के इस घर में रहता है। अगर हमने ए नोटेशन लगा दिया तो इसका मतलब ये व्यक्ति इस घर में नहीं रहता है। तो इसी को दिखाने के लिए मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं कि बिलोंग्स टू, यानी कोई भी चीज़ अगर उस घर में है तो उसको दिखाने के लिए एलिमेंट एंड उस सेट के बीच में इस सिंबल का यूज करते हैं। यानी x हमारा a में है, इस बात को मैथमेटिकली दिखाने के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं और बताते हैं कि x हमारा a में है। तो इसको बताने के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं। बनाते कैसे हैं, सेट इस जो हमारा क्या है, एलिमेंट है, और उस सेट के बीच में ए वाला एलिमेंट लगाते हैं। ठीक, तो एलिमेंट पहले लिखा जाएगा, सेट बाद में लिखा जाएगा। क्लियर बात है, उनके बीच में इस सिंबल का यूज किया जाता है। तो इस सिंबल का मतलब होता है यहाँ पर इस लैंग्वेज के रूप में इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू या एलिमेंट है, लिख सकते हैं इज एलिमेंट। क्लियर है बातें, कह सकते हैं एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, तो ऐसे भी बोल सकते हैं, या बिलोंग्स टू कह सकते हैं। बातें समझ में आई, इन नोटेशन को यूज कर लीजिए। अब यहाँ पे यूज कर लीजिए, मान लीजिए हमारा एक्स ए में कलेक्टेड नहीं है, तो उस केस में उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि जो हमारा ए है
डज नॉट, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए है उसके ऊपर ऐसे कट कर देते हैं एंड ए, इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू क्या लिख लीजिए, डज नॉट एलिमेंट ऑफ, या इज नॉट एलिमेंट ऑफ लिखते हैं, इज नॉट एलिमेंट ऑफ, एलिमेंट, डज नॉट एलिमेंट ऑफ जो अभी आगे रहेगा आपका उसको लिख के, डज नॉट एलिमेंट ऑफ ए या बी जो भी होगा उस तरीके से। तो इन दोनों को नोट करिए, फिर हम यहाँ पर लिखते हैं। समझ में आ गई बात है? और इसको पढ़ते हैं, रीड है उसी को कहा जा रहा है, रीड है एक्स बिलोंग्स टू ए, उसी को यहाँ पर लैंग्वेज के रूप में लिख दिया गया। समझ में आ गई सभी को बात है? चलिए अब इसके आगे लिखेंगे हम लोग, जहाँ तक ना समझ में आया तो बताइएगा। उसी को जो हमने बताया अभी नहीं बिलोंग करता है उसको कैसे लिखेंगे, इफ यक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, तो इसी को सिंबल के रूप में लिखेंगे इस तरीके से, और लिखेंगे देन वी से दैट, इसका मतलब लिख रहे हैं जो हमने भी लिखा है, देन वी से दैट यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू ए, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियर है बात है? तो इसको लिख लीजिए इस नोटेशन को भी। तो आपसे कोई पूछा जाए कि अब जैसे को मान लीजिए कोई सेट दे दिया जाए, मान लीजिए ए बना कर दे दिया जाए, सेट को आप लोग जानते हैं करली ब्रैकेट में लिखा जाता है, अब हम यहाँ पर यूज कर ले रहे हैं। तो अगर सेट को इस तरीके से लिखा जाता है, मान लीजिए हमने लिखा 2 4 6 एंड 8, अब आपसे पूछा जाए 6 ए का एलिमेंट है तो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट, तो आप कैसे लिखेंगे 6 इज एलिमेंट ऑफ ए। क्लियर? इस तरीके से दिखाएंगे। यहीं पे पूछा जाए 10 क्या सेट ए का एलिमेंट है, तो आप क्या लिखेंगे 10 इज डज नॉट बिलोंग टू ए, तो इस तरीके से लिखेंगे। यहीं पूछा जाए ए क्या सेट ए का एलिमेंट है, तो कैसे दिखाएंगे सेट डज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, या ए डज नॉट बिलोंग टू ए, तो इस तरीके से सिंबल के रूप में आप लोग यूज करेंगे। क्लियर है? बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू के केस में। समझ में आ रही सभी को बातें? आगे बढ़े चलिए। जहाँ भी तनिक भी अगर कोई परेशानी हो समझने में तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ताकि अगले लेक्चर से और अच्छे से समझाने का प्रयास आप लोगों को किया जाए। चलिए अब लिखते हैं नोट नंबर 5। चलिए नोट नंबर 5 एग्जाम्पल के रूप से समझेंगे हम इसको। अभी तक आपने जो इम्प्टी सेट पढ़ा था आपको ऐसे ही बता दिया गया था डिफिनेशन के रूप में कि ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसे हम लोग कहते हैं इम्प्टी सेट। बट वो इम्प्टी सेट तो डायरेक्ट आपने पढ़ लिया था कि वो इम्प्टी सेट है, लेकिन उसका रियल मीनिंग देखेंगे एग्जाम्पल के रूप में। तो चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 5 लिखिए। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल नंबर 1 इसी में हम लोग करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 किसमें, नोट 5 में लिखिए। लेट, हम मान रहे हैं कि एक सेट है हमारा, इस सेट में हम लोग लिख रहे हैं द कलेक्शन ऑफ all those student in this class। केवल आपको डिफिनीशन नहीं लिखनी है, हर चीज़ समझनी है, क्योंकि डिफिनीशन अगर लिखना होता तो आप क्या है बुक उठा के लिख लेते डिफिनीशन सारी चीज़। और ज़्यादातर कॉलेज और इस समय देख रहे हैं ज़्यादातर कॉलेज और बाकी जगहों पे यही कराया जा रहा है, आपको नोट्स प्रॉपर छपवा दिया जा रहा है और कुछ नहीं कराया। तो आप हर चीज़ की रियल मीनिंग समझा करिए, ठीक? तो इन दिस क्लास whose age are 40 ईयर्स लिख सकते हैं, 40 ईयर्स। चलिए इस बात को समझते हैं हम लोग, ठीक? एग्जाम्पल्स को ध्यानपूर्वक पढ़िए। मान लीजिए आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर कहा रहा है इन दिस क्लास, कहने का मतलब जो हम जिस क्लास में अभी हैं। मान लीजिए आप बीएससी फर्स्ट ईयर में, तो कहा जा रहा है आप जिस क्लास में बीएससी फर्स्ट ईयर में है, तो कहा जा रहा है आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उस स्टूडेंट में कलेक्शन बनाना है उन स्टूडेंट्स का जिनकी एज क्या है 40 साल है, यानी 40 ईयर्स है, यानी 40 साल है। तो आप लोग देखेंगे कि सभी अभी ज़्यादातर एज जो होगी आपकी क्लास में जो बीएससी फर्स्ट ईयर में है, लगभग हो सकता है 17 से 19 के बीच में सभी लोगों का होगा। ज़्यादातर 19 भी नहीं होगा, 17 से 18 के बीच में सभी लोगों का ज़्यादातर एज होगा। कुछ लोग ड्रॉपर्स रहते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं, उनका नहीं होता है, फिर वो आ जाते हैं ग्रेजुएशन करने, तो शायद उनका 18 या 19 हो गया हो। तो इस एज के सारे लड़के होंगे या जो भी गर्ल्स होंगी, ठीक, या देवियाँ जो होंगी उनका भी एज लगभग 17 से 16, 17, 18, 19 इन्हीं के बीच में सबका होगा। और लड़कों का एज तो इन्हीं के बीच में वेरी करेगा। तो हो सकता है दोनों, चाहे वो गर्ल्स हों या बॉयज हों, सबका एज मतलब इन्हीं के बीच में रहेगा। तो 40 ईयर्स रियरली किसी का होगा ही नहीं, ठीक? तो 40 साल किसी भी स्टूडेंट का नहीं होगा। आप जिस क्लास में अभी हैं उस क्लास की बात की जाए। इन दिस क्लास कहने का मतलब जिस क्लास में आप हैं।
तो आपसे कहा जाएगा इसका कलेक्शन बनाने के लिए, तो क्या उस सेट में बताइए कोई भी स्टूडेंट आएगा? नहीं आएगा। लेकिन नहीं आएगा स्टूडेंट, तो हम अब क्लियरली बता पा रहे हैं ना कि ये जो सेट बनने वाला है, ये कलेक्शन बनने वाला है, इसमें कोई भी स्टूडेंट नहीं आएगा। तो जो हमने नोट नंबर 3 लिखाया था, हमने पहले ही बताया था कि कोई भी डिस्टिंक्ट यानी रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कोई एलिमेंट उस कलेक्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यही बात कही गई थी वेल डिफाइंड का मतलब, यानी कि ये जो कलेक्शन है वेल डिफाइंड है कि नहीं। तो हम प्रॉपर्ली बता पा रहे हैं ना कि 40 ईयर के स्टूडेंट्स हो, इस मतलब कि इस कलेक्शन में आ रहे हैं नहीं, इस क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं इस कलेक्शन में आ रहे हैं कि नहीं। यानी जो हमारा क्या है, जो हमने लिखा है क्या 40 ईयर्स, ये क्या है, वेल डिफाइंड है कि नहीं, पहले बताइए। हमने जो नोट नंबर 3 लिखाया था, 3 नोट्स लिखाए थे, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 एंड नोट नंबर 3। तो नोट नंबर 1 पे ध्यान दीजिए। तो हमने कहा था कि जो हमारा क्या है वेल डिफाइंड का मतलब कि किसी भी एलिमेंट्स को बताने में कि वो इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना। हमने कहा था रिगार्डिंग इंक्लूजन और डिस्क्लूजन या एक्सक्लूजन, यानी उसको इंक्लूड करने या एक्सक्लूड करने, उसे बाहर करने में हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आप क्लियरली आप कर लेंगे कि इस सेट में हमारे कलेक्शन में क्या वो स्टूडेंट्स आ रहे हैं या नहीं प्रॉपर। तो आप यहाँ पर कन्फ्यूज तो हो नहीं रहे हैं, तो यानी कन्फ्यूज नहीं हो रहे हैं, तो यानी क्या मतलब है वेल डिफाइंड। क्लियर है बात है सबको? तो यहाँ से आपको पता चल गया कि तो यहाँ से हमारा आता है कि उस कलेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है। जब कोई एलिमेंट नहीं आता है तो उसी को जब हम नाम देते हैं कि हैज नो एलिमेंट्स, जो हमारा सेट ए है या हमारा कलेक्शन ए है जो कि हैज नो एलिमेंट्स, यानी उसमें कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है, इस वजह से हम उसे क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। समझ में आ गया एम्प्टी सेट का मतलब? जो आपको डिफिनेशन दिया जा रहा था स्टार्टिंग में, हालांकि वो सही था, ऐसा नहीं था, लेकिन आपको सीधे सीधे बता दिया जाता है एम्प्टी सेट उसे कहेंगे जिसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा। आपको ये नहीं बताया जाता है कि जो एम्प्टी सेट है वहाँ पर वेल डिफाइंड आ रहा है, वेल डिफाइंड के मतलब समझाया नहीं जाता है वहाँ पर। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि जो एम्प्टी सेट होता है वो वेल डिफाइंड होता है। बात समझ में आ गई सभी को? तो यहाँ से लिख सकते हैं आप लोग। तो चलिए लिखिए इसी के नीचे आंसर में इसका कैसे लिखेंगे प्रॉपर वे में, अगर आ गया आपके एग्जाम में। हालांकि ये सब सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई डिफिनेशन नहीं पूछता है। बाकी अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, एम्प्टी सेट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा। टीचर्स वहीं से क्वेश्चन उठाना चाहते हैं जो सभी लोग नहीं जानते हैं। आपसे सेट की डिफिनेशन पूछेंगे तो वहाँ पर बिल डिफाइंड वर्ड्स को ज़्यादातर आपसे पूछेंगे कि बिल डिफाइंड का मतलब क्या है। बाकी सारी चीज़ें तो कोई भी बता सकता है। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि बताइए एक्स स्क्वायर, अगर एक सेट बनाया जाए ए और आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स हमारा लाई करे, एक्स लाइज बिटवीन जीरो एंड 3 या 5 कह दिया जाए, और जहाँ हमारा एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, तो इसका सेट बना है। तो इजीली कोई भी बना सकता है इस तरीके से। तो क्या करना है, 0 से 5 के बीच में उन सभी नेचुरल नंबर को एक्स की जगह रखेंगे तो सेट बन जाएगा। तो एक्स की जगह पहले हम लोग क्या रखेंगे, 0 से बड़ा 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर क्या रखेंगे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे, एक्स की जगह 2 रख दिए, फिर 3 रख देंगे तो 3 का स्क्वायर, एंड 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर, और 5 हमारा तो आएगा नहीं क्योंकि लेस देन है। तो यहाँ से हमारा कलेक्शन बन गया 1, 4, 9 एंड 16। इस तरीके से कोई भी कलेक्शन बना सकता है। लेकिन अब वेल डिफाइंड का मतलब पूछा जाए तो शायद सभी लोगों को बताने में क्या हो जाए, दिक्कतें आने लगे। तो क्वेश्चन वहां से उठाए जाते हैं क्योंकि आप ग्रेजुएशन में आ गए हैं, तो यही सारी चीजें पूछी जाएंगी। एम्प्टी सेट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एम्प्टी सेट आप पूछा जाएगा आपसे एम्प्टी सेट है कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ एम्प्टी सेट है। तो क्यों है, आप समझाइए उनको, कैसे समझाएंगे। तो आप ऐसे थोड़ी कहेंगे कि जो सेट कोई एलिमेंट नहीं रखता है वो क्या कहा जाएगा, एम्प्टी सेट। तो कहेंगे एम्प्टी सेट कोई एलिमेंट नहीं रखेगा। तो और आप ये भी पूछ लेंगे कि वो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स वहाँ कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, तो बताइए कैसे होगा ये, तो आप फंस जाएंगे ना वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम्पल देकर समझानी होगी उनको। क्लियर, बातें समझ में आ रही हैं? तो ये सारी चीज़ें लिखिए। तो चलिए लिखिए दिस कलेक्शन, यहाँ लिखेंगे दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड बिकॉज एवरी एलिमेंट की जगह यहाँ पे स्टूडेंट है, हम लोग स्टूडेंट लिखेंगे। एवरी स्टूडेंट, एलिमेंट भी लिख सकते हैं, एलिमेंट लिखने के बाद ब्रैकेट में स्टूडेंट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई लिख दिया एवरी एलिमेंट, तो ब्रैकेट में स्टूडेंट लिखना होगा जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं। एवरी एलिमेंट या स्टूडेंट इन दिस क्लास is excluded in this class is excluded। सो इसीलिए जो हमारा सेट क्या है, हमारा ए है, सो ए इज अ सेट। तो ये क्या हो गया, सेट। और यहाँ लिखेंगे जो हमारा सेट ए है वो कोई एलिमेंट नहीं रखता है, तो इसके आगे लिखेंगे which हैज, लिखिए which has no element। तो आप देख रहे हैं कि कोई भी कलेक्शन ऐसा भी हो सकता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना है, तो हमारा क्या कहा जाएगा, सेट कहा जाएगा। क्लियर, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, आपने देखा किस तरीके से वेल डिफाइंड है। तो उसी को नोट करके लिखिएगा नीचे। नोट नंबर 6 में, नोट नंबर 5 था बताने के लिए कि कोई एम्प्टी सेट वेल डिफाइंड किस तरीके से, उसके बारे में रीजन दिया गया। अब यहाँ लिखेंगे उसी के बारे में, द एम्प्टी सेट
द एम्प्टी सेट, द एम्प्टी कलेक्शन लिखिए आगे, द एम्प्टी कलेक्शन, द एम्प्टी कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, आपने ऊपर वाले से देखा, वेल डिफाइंड। ब्रैकेट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं फ्रॉम नोट, नोट कौन सा था हमारा 5, अपने समझने के लिए। अब एग्जाम में मत लिख दीजिएगा फ्रॉम नोट नंबर 5, वहाँ पर आपको रीजन देना पड़ेगा। इस रीजन को देने के बाद नीचे इस सारी चीज़ों को लिखें। हालांकि ये सारी चीज़ें एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए। बिकॉज ईच ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एलिमेंट, ऑब्जेक्ट को एलिमेंट भी कहा जाता है। ऑब्जेक्ट या एलिमेंट इज एक्सक्लूडेड सो एक्सक्लूडेड का मतलब एम्प्टी सेट के जो भी मतलब सारे के सारे एलिमेंट होते हैं वो एम्प्टी सेट में नहीं होते हैं, एम्प्टी सेट के बाहर होते हैं। क्लियर है बातें, यानी कुछ कलेक्शन में नहीं आते हैं इस तरीके से एक्सक्लूडेड। सो इसीलिए एम्प्टी सेट क्या होता है हमारा, एम्प्टी सेट। सो एम्प्टी कलेक्शन या एम्प्टी कलेक्शन लिखिए, अभी तो सेट बताना है कुछ है कि नहीं। कलेक्शन, एम्प्टी कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, यहाँ पर अंडरलाइन करिएगा एक्सक्लूडेड की जगह पे, इज वेल डिफाइंड and hence it is a set, called as empty, called as the empty set, called as the empty set, and it is denoted by इस तरीके से 5 से। तो एम्प्टी सेट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, 5 से डिनोट करते हैं। क्लियर बात है। तो ये सारी चीज़ें डिफिनेशन को लिखिए, फिर इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो एम्प्टी सेट समझ में आ गया सबको, कैसे आया एम्प्टी सेट हमारा, और एम्प्टी सेट किस तरीके से वेल डिफाइंड होता है। रीजन इसको दे सकते हैं, कुछ और रीजन भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं आप लोग। ऐसा कलेक्शन बनाइए जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट ना है, और उसी ऑब्जेक्ट को बताइए कि वो वेल डिफाइंड है, क्योंकि हम बता पा रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट इसमें इसके अंदर है या नहीं, यानी कि सारे सारे एलिमेंट जो है इसके बाहर है। इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही बताने में कि सारे सारे एलिमेंट क्या है इसके बाहर। क्लियर होगी बात है, समझ में आ रही है सभी को। चलिए, जो हमारा ए है, ए हमारा क्या है, लेस देन, ए हमारा लेस देन, या ऐसे कह सकते हैं एंड ए जो है हमारा, पहले इसको लिखिए यक्स बिलोंग टू कहाँ पर, यक्स हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। और एंड जो हमारा ए होगा किसके किस बीच में लाई करेगा बताइए, ए 1 से स्टार्ट होगा। एंड जो हमारा क्या लेंगे, यक्स को ही लेंगे, यक्स को कहाँ तक वेरी कराएंगे कि हमारे सारे नंबर आ जाए यहाँ 7 तक। तो एन की वैल्यू कहाँ तक, यक्स की वैल्यू कहाँ तक ले सकते हैं, यक्स के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं। यक्स को कहाँ तक ले रखेंगे, देखिए 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे। 2 रखेंगे तो 3 आएगा, 4 रखेंगे तो 3 रखेंगे तो 5 आएगा, एंड 4 रखेंगे तो 7 आ जाएगा ना। और लेना कहाँ तक, 7 तक, यानी 4 तक। यानी जो हमारा यक्स होगा, यक्स इज लेस देन आर इक्वल टू कहाँ तक रखना है ताकि 7 आ जाए, 4 रखेंगे ना तो 4 लेस देन आर इक्वल टू 4 रख सकते हैं। हो सकता है कोई आप बनाना चाहें तो लेस देन 5 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ इक्वलिटी हटानी पड़ेगी। लेकिन हम लेस देन आर इक्वल टू का मतलब होता है कि यक्स की वैल्यू 4 से छोटी होगी और 4 भी होगी। लेकिन अगर हम यहीं से लिख देंगे लेस देन 5 तो इसका मतलब होगा यक्स की जो वैल्यू होगी 5 से छोटी होगी। इसका मतलब होगा कि जैसे 1 2 3 4, तो यक्स की वैल्यू 3 तो होगी लेकिन 4 भी होगी। लेकिन यहीं पर अगर लिख देंगे यक्स लेस देन 5 तो इसका मतलब जो होगा, ये इसका मतलब है 1 2 3 4 5, तो एक्स की वैल्यू कहाँ तक होगी, 5 से छोटी, अब 5 पे नहीं जाएगी। क्लियर, लेस देन आर इक्वल टू अगर नहीं होगा यहाँ पर इक्वलिटी का साइन तो क्लियर। तो लेस देन आर इक्वल टू का मतलब भी समझते चलिए, हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। कई तरीके से भी लिखा जा सकता है, रूल आप जैसे बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है रूल बनाने पर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जो सेट के एलिमेंट आने चाहिए वही एलिमेंट आने चाहिए जो आपके लिए एलिमेंट आ रहे हैं। क्लियर है बातें, दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को समझने में कोई दिक्कत हो रही है किसी को। अब इसी को दूसरे तरीके से अगर लिखना चाहे, मान लीजिए कोई और बनाना चाहता है, इसी को दूसरे रूप में लिखना चाहता है इसी को, तो मान लीजिए उसने लिखा ए, उसने कुछ और सिंबल लिया, उसने कहा कि हम यक्स सिंबल लेंगे सच दैट इस तरीके से, और उसने बताया कि जो हमारा क्या है यक्स ए, यक्स जो है उसने लिखा यक्स इज ऑड, उसने लैंग्वेज के रूप में लिख दिया यक्स इज ऑड, एंड उसने लिखा यक्स जो बिलोंग कर रहा है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, यक्स इज ऑड, एंड यक्स के बारे में चर्चा किया कि यक्स लाइज इन बिटवीन, यक्स इज लेस देन कहाँ तक, यक्स इज लेस देन जो हमारा 7 है 8 एंड
x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, इस तरीके से उन्होंने लिख दिया। तो क्या ये बात गलत हो जाएगी? नहीं गलत होगी। x इज ऑड, पहले कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, x इज ऑड होना चाहिए और साथ साथ में जो हमारा x है वो 8 से छोटा होना चाहिए। तो ऑड नंबर 8 से छोटे सारे नेचुरल ऑड नंबर क्या होंगे? यहाँ x कह रहा है नेचुरल नंबर लेने होंगे, यहाँ से प्राकृतिक संख्याओं से लेना है। तो x को इस तरीके से लिए वो ऑड भी हो और क्या हो 8 से छोटा भी हो, तो हमारा क्या आएगा 1 3 5 7, यही हो सकता है। 0 तो जाएगा नहीं क्योंकि वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये रिस्ट्रिक्शन इस तरीके से रूल बनाया जा सकता है। तो किस तरीके से आप लिख पा रहे हैं वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड में नए नए रूल्स आएंगे, जितनी अच्छी किताबें पढ़ेंगे, जितनी एग्जाम्पल्स करेंगे। क्लियर? तो हमने एग्जाम्पल नंबर 1 देखा, अब इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। तो एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अब। तो किस तरीके से रूल बनाया जा सकता है, आप एक बनाइए रूल, इसको थोड़ा सा वीडियो रोकिए और इसको लिखने का प्रयास करिए खुद से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई सेट मान लेना है, मान ले रहे हैं इसको ए, यहाँ पर हमने बी सेट माना था तो इसको बी ही मान के चलिए, हमने इसको कहा बी। अब क्या करना है, हमें कोई एलिमेंट लेना है, तो मान लीजिए हमने इस वाले वाई ले लिया। अब सच दैट का मतलब अब यहाँ लाइन खींच दे रहे हैं, हर बार वही नहीं लिखेंगे डॉट करके, सच दैट यानी यहाँ पे देखिए 2 है 4 है 6 है 8 है, तो ये क्या सारे सारे नंबर आपको दिख रहे हैं इवन नंबर, इवन नंबर है। एक तो इवन नंबर का फॉर्म बना सकते हैं कि जो हमारा 2 गया होता है इवन। और दूसरा देखेंगे तो ये 1 का स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए 2 हमारा किसका स्क्वायर है, 2 हमारा किसका स्क्वायर है 1 2 2 है ना, चलिए 2 है, स्क्वायर तो नहीं लिख पाएंगे। या 2 भी देखेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे तो सब में क्या आ जाएगा 1, यहाँ क्या आ जाएगा 2 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 एंड 4। इस तरीके से यानी 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, सारे सारे नंबर बन जाएंगे। यानी ये सारे सारे आप देख रहे हैं 2 के मल्टीपल हैं, या तो इवन नंबर, 2 के जो मल्टीपल होते हैं क्या होते हैं इवन नंबर। तो यहाँ से इवन है और साथ साथ में सारे सारे नेचुरल नंबर भी दिख रहे हैं। क्लियर? तो इवन एंड नेचुरल नंबर, और छोटा किससे है सारे के सारे, अगर इवन है छोटा है और किससे है छोटे 9 से। क्लियर? 9 से छोटे। तो इस तरीके अगर लिख बनाना चाहें तो यहाँ बना सकते हैं कि y, और y के बारे में लिखना चाहें y इज इवन, इवन एंड y इज लेस देन किससे, y इज लेस देन 9 और कामा, और y हमारा कहाँ बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर। इस तरीके से आप लोग नियम बना सकते हैं कि हमारा y इज इवन है एंड साथ में y हमारा क्या है लेस देन 9 एंड y हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर। क्लियर है बात है, नियम सही हो गई। तो हमें क्या लेना है, y को लेना है इवन, साथ में y हमारा क्या होना चाहिए 9 से छोटा होना चाहिए, और साथ में y हमारा कहाँ से लेना बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर से। तो ये सारी चीज़ें रूल्स हमारी बता दी गई। इसी को दूसरे रूप में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं y सच दैट y इवन है तो y को हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स कोई यहाँ पर दे दे x, y हमारा क्या बिलोंग कर रहा है 2x, और 2x हो गया तो इवन एंड लिख सकते हैं हम लोग x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, जो बिलोंग करेगा उसको लास्ट में लिखा करिए। एंड x पे जो हमारा रिस्ट्रिक्शन है x कहाँ तक ले सकते हैं, x अब देखिए हमें जाना है 8 तक, तो x की वैल्यू क्या रख सकते हैं 1 2 3 एंड 4। तो x को लिखेंगे x लाइज इन बिटवीन कहाँ से 1 आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू कहाँ तक 4। देखिए यहाँ पर इक्वलिटी भी लगा है यहाँ पे, यानी x की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे कहाँ तक जाएंगे 4 तक, और जो हमारा x होगा कहाँ से बिलोंग करेगा x बिलोंग टू कहाँ से नेचुरल नंबर। क्लियर? तो इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। तो दो तरीके से इसको लिखा जा सकता है, y इक्वल टू क्या 2x, अब x की वैल्यू आप क्या रखेंगे 1 से लेके 4 तक, दोनों जगह इक्वलिटी लगी है। तो आप जैसे ही रखेंगे देखिए 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 रखेंगे तो क्या आएगी 4, सॉरी 1 रखेंगे तो 2 आएगी, 2 रखेंगे तो क्या आएगी, देखिए x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 2 पे 4, x इक्वल टू 3 पे 6, x इक्वल टू 4 पे 8। क्लियर? तो सेट में सारे एलिमेंट आ गए 2 4 6 8। क्लियर है बातें? तो इस तरीके से आप रूल बना सकते हैं। बातें समझ में आ रही है कैसे बन रहा है सेट बिल्डर फॉर्म में? चलिए, तो एग्जाम्पल नंबर 3 भी हो गया, एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 3 को देखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3, एक बता रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3 एंड 4 सेम था। अब इसको ध्यान में रखिएगा नोट पॉइंट की आर्डर मैटर नहीं करता किसी सेट में। तो यहाँ लिखिए ए ई आई ओ यू, ये क्या है किसी भी इंग्लिश के क्या है ये वावेल्स हैं। तो यहाँ से लिखेंगे कोई एलिमेंट लेंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया हमारा ये, तब एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। तो यहाँ से लिखेंगे यक्स सच दैट, ये कौन सा एग्जाम्पल था हमारे से यक्स, तो यक्स वाले के यक्स सच दैट किस तरीके से है, यक्स इज वॉवेल, यक्स इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश अल्फाबेट ना, इंग्लिश अल्फाबेट। क्लियर हो गई बात है? तो वॉवेल्स जितने भी वॉवेल्स हैं उनको हम लोग रखेंगे ए ई आई ओ यू से। क्लियर हो गई बात है? तो सारी चीज़ें बन गई, सारे एग्जाम्पल्स लिख लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग जो भी चर्चा करना है उसको हम लोग चर्चा करेंगे। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर समझने में? चलिए बिठा दें। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इसके बारे में एक बार रिकॉल कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद लेक्चर को एंड करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा सेट क्या होता है, डिफिनेशन पढ़ा उसकी, ठीक। उसके बाद 3 नोट पॉइंट पढ़े। क्यों पढ़े 3 नोट पॉइंट? क्योंकि हमें समझना था कि वेल डिफाइंड का रियल मीनिंग क्या होता है।
फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एग्जाम्पल्स पढ़े वेल डिफाइंड के समझने के लिए, और फिर वेल डिफाइंड को समझने के लिए हमने एग्जाम्पल पढ़ा, और उसके बाद क्या पढ़ा हमने इम्पटी सेट को समझने के लिए कि इम्पटी सेट होता क्या है, उसके लिए भी एक एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा, और इम्पटी सेट को समझा कि इम्पटी सेट भी क्या होता है, इम्पटी जो होता है, इम्पटी कलेक्शन क्या होता है, सेट होता है। क्लियर। उसके बाद हमने पढ़ा रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और नोटेशन ऑफ सेट भी पढ़े थे हम लोग कि नोटेशन किस तरीके से यूज किया जाता है। कैपिटल लेटर से हम लोग उसको डिनोट करते हैं, और उसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देखी, और साथ साथ में हमने देखा क्या रिप्रेजेंटेशन देख लिया, उसको कितने रूपों में लिखा जा सकता है, सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को भी क्या कहा जाता है, टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें हमने देख रखी हैं। तो आशा करते हैं लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी आप लोगों को अगर कहीं भी डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट करिएगा कि ये वाला एग्जाम्पल नहीं समझ में आया या इसको किस तरीके से कर दिए हैं आप, तो इसको बता दीजिए, तो हम आपको बता देंगे। क्लियर है बातें। बाकी जो लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिख लीजिए टेलीग्राम, टेलीग्राम SANJEET और सेकेंड ईयर का हो जाएगा 79 कर देंगे तो ये सारे इस्तेमाल में रहेंगे। एंड एप्लीकेशन नेम लिख लीजिए, आप लोग प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करिएगा उसको, आपको सारे वीडियो लेक्चर वहीं मिलेंगे एप्लीकेशन पे ही, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ लिखिएगा विजय धनुष लर्निंग ऐप, तो इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करेंगे विजय धनुष लर्निंग ऐप, तो वहाँ से आ जाएगा, और वहाँ से जाके आप लोग अपना कोर्स ले करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर है बातें, समझ में आ रही है। बाकी व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए, किसी भी क्वेश्चन पूछना हो या कोर्स से रिलेटेड कुछ भी इंक्वायरी लेना हो तो व्हाट्सअप नंबर भी है, तो व्हाट्सअप नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 9936531453। एंड दूसरा जो है उसको लिखना चाहें तो लिख लीजिए 8803834873। और एक और नंबर है 8400858693। इन दो नंबर पे आप लोग कॉल करिएगा, जब भी कॉल करना हो आपको, कोर्स से रिलेटेड इंक्वायरी लेना हो तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। ये नंबर पर्सनल है, तो आप इस पर केवल मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो हम देख लेंगे, अन्यथा टेलीग्राम पे ही पर्सनल मैसेज कर लीजिएगा। क्लियर है बातें सबको। चलिए, तो आज के लिए हम लोग लेक्चर को यहीं एंड करेंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में